गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हम्म तो पिछले क्लास में हम लोग का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कर चुके हैं, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में उसमें हम लोग सीखे हैं, जैसे डेरिवेटिव सीखे हैं। तो डेरिवेटिव कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, कैसे लोगारिथम फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, वो सब हम लोग जान चुके हैं। वो एक्सरसाइज भी सॉल्व किए हैं, पूरा जितना भी है चैप्टर 5 में सब एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए हैं। आगे क्या करना है, डेरिवेटिव तो जान चुके हैं, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है डेरिवेटिव का, वो सब अभी इस चैप्टर से हम लोग जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 जो है, तो चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या टॉपिक है, 4-5 टॉपिक है। वो टॉपिक छोटा छोटा सब है, इंट्रोडक्शन जो है छोटा छोटा है, वो सब सीखेंगे। और उसका जितना भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो पहले देखेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में क्या क्या है हम लोग का वो देख लेते हैं। फर्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये है। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मान इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कब, डिक्रीजिंग हो रहा है कब, वो सब है। नेक्स्ट 3 नंबर है टेंजेंट नॉर्मल है। टेंजेंट नॉर्मल है 4 में, मैक्सिमा मिनिमा है, मैक्सिमा एंड मिनिमम। और 5 नंबर अप्रोक्सीमेशन। ये 5 है इस चैप्टर में, 5 टॉपिक है इस चैप्टर में, ये 5 टॉपिक है। तो फर्स्ट जो है, लास्ट वाला जो टॉपिक है इस बार सिलेबस में नहीं रिड्यूस किया गया है। जो अप्रोक्सीमेशन वाला है ये रिड्यूस है इस बार सिलेबस में। पिछले बार जैसे टेंजेंट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन दोनों था, रिड्यूस किया गया था, दोनों को हटा गया था सिलेबस से बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बार टेंजेंट नॉर्मल भी है। तो ये जो 4 चैप्टर है मेरा फर्स्ट, वो 4 चैप्टर, ये 4 टॉपिक जो है, ये इस 4 टॉपिक को इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 से हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। कोई भी राशियों के जो दर चेंज हो रहा है, ठीक है, हार, तो वो देखेंगे कि कोई भी क्वांटिटीज का रेट ऑफ चेंज क्या है। डेरिवेटिव कर रहे हैं जैसे हम लोग dy बाई डी एक्स, तो क्या हो रहा है, x के सापेक्ष में हम लोग x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, किसको कर रहे हैं, y को। तो dy बाई डी एक्स जानते हैं। ये जो रेट ऑफ चेंज है y का, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, y का हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। ओके, सत्य इस चैप्टर से तुम्हारा कुछ भी आ सकता है। जैसे एक 4 नंबर के देते हैं और एक 6 नंबर के क्वेश्चन होता है, और छोटा छोटा एमसीक्यू। इस बार ज्यादा ध्यान दिया जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन पर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है सभी स्कूल को पता है, शायद स्टूडेंट को, कि ज्यादा से ज्यादा इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम होगा। टर्म 1 एक 2 टर्म में एग्जाम होगा। एक बार टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में है, और दूसरा जो है मार्च अप्रैल में टर्म 2 है,
और उसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम है। हाँ, तो उस आधार पर 40 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है तुम्हारा पूछने का पूछ रहे हो, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैक्सिमा मिनिमा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जो है टॉपिक, उसमें से 4 नंबर भी कभी देते हैं, कभी 6 नंबर भी देते हैं। जैसे पहले जो एग्जाम हुआ है उस आधार पर अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, ज्यादा से ज्यादा पहले जैसे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन था, अभी क्या है 40 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहेगा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन में ध्यान देना है, इसीलिए ये कोई श्योर नहीं है कितना मार्क्स का होगा। तो हम लोग को सब टॉपिक कवर करना है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए थियोरेटिकल सब कुछ जानना है, नहीं जानेंगे थियोरेटिकल सब टॉपिक का तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, कोई भी क्वांटिटी y है, y क्वांटिटी है, उसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसकी रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कोई भी क्वांटिटीज है रियल लाइफ में तो समय के आधार पर, टाइम के डिपेंड होता है, टाइम के आधार पर चेंज होता है रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है। तो अभी पूछा जाए तुम्हें जो y को टाइम की रेस्पेक्ट में y का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा, ये तो x के रेस्पेक्ट में हो गया। अभी इन रियल लाइफ में देखना है तो कुछ भी चेंज होता है तो समय के आधार पर होता है ना, तो इसीलिए टाइम के ऊपर, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज देखना है तो dy dt करना है। y को, y के क्या रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, दैट इज टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, तब चेन रूल लगाना है हम लोग को। y एज ए फंक्शन ऑफ x से मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, उसका रेट ऑफ चेंज किस आधार, किसकी रेस्पेक्ट में मांगा गया है, t के रेस्पेक्ट में। तब कैसे करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये जो हो गया चेन रूल हो गया है। चेन रूल के आधार पर हम लोग कभी भी जब समय के आधार पर y का रेट ऑफ चेंज निकल रहा है तो चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, इनटू चेन रूल लगाएंगे dx बाई dt। तो उस आधार पर क्वेश्चन में तुम्हारा x का जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है t के आधार पर वो भी गिवन होगा। नेक्स्ट देखो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सभी टॉपिक को, उसके आगे जब हम लोग एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और डिस्क्राइबली करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, कोई भी अंतराल में, कोई अंतराल है, कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, किसी भी अंतराल है a कॉमा बी, जो अंतराल क्लोज है, नहीं तो ओपन इंटरवल ए बी अंतराल ए है, इस अंतराल में y इक्वल्स टू एफ एक्स, उसका इंक्रीज कब हो रहा है फंक्शन, कब डिक्रीज हो रहा है, वो डेरिवेटिव के एप्लीकेशन है, डेरिवेटिव कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है वो चेक करके हम लोग इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग हो रहा है कब वो देखेंगे। नेक्स्ट जो है टेंजेंट नॉर्मल, जो चैप्टर है स्पर्श एंड अभिलंब, तो वो क्या है, इसके पहले हम लोग क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखे हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, किसी को याद है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x0 कॉमा y0, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, और स्लोप है उसका m, तभी क्या होता था y माइनस वाई नॉट बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, यही था ना स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन था, ये वाला।
तो यही इक्वेशन को आधार बनाकर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन जानेंगे। नॉर्मल इक्वेशन क्या है किसी भी कर्व का वो सीखेंगे, नहीं तो जानेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये हो गया। और लास्ट जो है टॉपिक नंबर 4, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम क्या है? कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, उस फंक्शन का किस पॉइंट पर, बिंदु पर, मतलब x इक्वल्स टू एक्स नॉट है, कोई भी पॉइंट पर वो मैक्सिमम कब हो रहा है, कब मिनिमम हो रहा है, ये चेक करना है। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वो देखेंगे इस टॉपिक में जब जाएंगे हम लोग। y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो उसका मैक्सिमम मान कब हो रहा है, x के किस मान के लिए, और कब x के किस मान के लिए वो मिनिमम हो रहा है, वो चेक करने के बाद उस बिंदु पर x के एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो चेक करेंगे। हो गया? नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग इस चैप्टर में सब टॉपिक का इंट्रोडक्शन जस्ट बोल दिए। अभी क्या है, इस टॉपिक में जाएंगे, इस टॉपिक का अंदर जाएंगे, इसका डिटेल्स जानेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज 6.1 है वो सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक है, नोट डाउन कर लो सब लोग, ये टॉपिक है। ये वाला इस बार के लिए नहीं, इसलिए इसको नहीं लिख रहा है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। हो गया सब लोगों का? देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है, मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो y का रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, किसकी रेस्पेक्ट में हाल करना है y का रेट ऑफ चेंज, वो देखेंगे। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, डेरिवेटिव कैसे x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं हम लोग, तो y इक्वल्स टू दैट इज dy बटा dx, ये हो गया। किसी भी पॉइंट पर हल कर सकते हैं, मतलब x इक्वल्स टू x0 पॉइंट पर हल करना है, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू x0 में हो गया। अभी जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है दैट इज y का रेट ऑफ चेंज हो, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है चेंज उसका, तो x के किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। अगर मान लो x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और y डिक्रीज हो रहा है, तो एक इंक्रीजिंग होने के आधार पर y इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग हो सकता है, इसका मतलब हो गया इंक्रीजिंग हो रहा है, ए डिक्रीजिंग हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा y का, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव हो रहा है, तो जब y का मान इंक्रीज हो रहा है तब dy बटा dx मेरा पॉजिटिव है, ओके, ये याद रखना है। और जब y का मान डिक्रीज हो रहा है, y का मान डिक्रीज हो रहा है तब dy बटा dx नेगेटिव है। तो डेरिवेटिव का पॉजिटिव हो रहा है जब y इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है y का हार है, दर जो है वो बढ़ रहा है, और जो y का मान इंक्रीज डिक्रीज मतलब घट रहा है, तब क्या हो रहा है, dy बटा dx नेगेटिव हो रहा है। कभी भी क्वेश्चन में तुम्हारा है, क्वेश्चन में इस टाइप का होगा जो y डिक्रीजिंग रेट ऑफ कुछ रेट होगा, तो जब डिक्रीजिंग लिखा रहेगा
घट रहा है y का लिखा है क्वेश्चन में, तब वो उसका रेट ऑफ चेंज क्या एज्यूम कर लेंगे, हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तब उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव मान लेंगे। और जब क्वेश्चन में मेरा है जो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, y का रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव, वो याद रखना है। तो रेट ऑफ चेंज लिखो, y equals to fx is a function, then dy by dx represent dy by dx represent the rate of change of y with respect to, किसके सापेक्ष में है, x के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर रहा है, तो इसीलिए उसका जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग नहीं तो डिक्रीजिंग हो रहा है, वो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में होगा। ओके, अभी किसी पॉइंट पर देखेंगे तो क्या होगा, तो dy बटा dx एट x इक्वल्स टू x नॉट, ठीक है, रिप्रेजेंट rate of change of y with respect to x at x equals to x naught, at x equals to x naught। क्लियर, इसको नोट डाउन करो सब लोग, नोट डाउन कर लो जल्दी से, आगे क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। कॉपी में लिखो जल्दी से। हो गया, तो अभी है मेरे पास एक वेरिएबल है, यही अभी दो वेरिएबल हो जाता, दैट इज y इक्वल्स टू f ऑफ t एंड x इक्वल्स टू g ऑफ t। इस टाइप का है, दो वेरिएबल है, किसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज हल करना है, t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में दो वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज हल करेंगे, इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग क्या है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx। इसको क्या करेंगे, चेन रूल के हिसाब से, जो रेट ऑफ चेंज है y का x के रेस्पेक्ट में हल करना है, तो पहले उस दोनों का, एक y और x का, दोनों का क्या है, t के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज हल कर लेंगे, उसके बाद चेन रूल लगाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी बटा dx बाई डी टी, ये हो गया रेट ऑफ चेंज y का विथ रेस्पेक्ट टू x में। ये क्या है, मेरा चेन रूल है, ठीक है, ये हो गया सबका। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कोई भी एरिया सर्कल है, ठीक है, विथ, उसका एरिया कितना है, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया विथ का क्षेत्रफल,
आर के प्लस कुल तरह सी पाटन कोई तो बोलो। पाई आर स्क्वायर। हाँ गुड। तो पाई आर स्क्वायर, इसका भी जो सर्किल का एरिया है तो एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा वो कैसे चेक करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में। आर के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे तो इसको नाम दे देते ए एरिया को, तो डी ए बाई डी आर, ये हो गया मेरा कोई भी सर्कल का एरिया का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्या होगा 2 पाई आर। ओके, अभी भी कोई भी रेडियस के कोई मान दे दिया है, ये व्हेन r इक्वल्स टू 5, r का मान है 5 सेंटीमीटर, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो क्या होगा जस्ट r का मान रख देंगे इसमें, तो डी ए बाई डी आर एट r इक्वल्स टू 5, तो 2 पाई इंटू 5 मतलब कितना हो गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी ऐसा ही करना है, जितना भी एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन है इसी ऐसा ही करना है। अभी देखो ये जो रेडियस के रेस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाले हैं एरिया का, अभी ये टाइम के रेस्पेक्ट में दे देते तो क्या क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे तो समय के आधार पर सब कुछ होता है, तो इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में है, तब क्या करेंगे तो क्या होगा डी ए बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसको, और फंक्शन किसका है आर का है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर को फिर से डेरिवेटिव करना है डी आर बाई डी टी। आगे क्या होगा रेट ऑफ चेंज होगा, रेडियस का कुछ मान होगा, उस आधार पर हम लोग एरिया का रेट ऑफ चेंज हल कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में। तो नोट डाउन कर सकते हो, आगे एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1। और कोशिश करो सब लोग अपने पास किताब रखो, मैथ की किताब पार्ट 1 वाला एनसीईआरटी। तो क्या होगा क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज किताब में जो चैप्टर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो अपने पास देखोगे और सॉल्व करने में आसानी होगा, नहीं तो क्वेश्चन एक लिखेंगे उसके बाद तुम लोग उसको नोट डाउन करने के बाद सॉल्व करेंगे तो एक टाइम लग रहा है। मैक्सिमम सभी के पास किताब है ही है एनसीईआरटी वाला, उसको क्लास में लेके आओ। हो गया, देखो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, rate of change of the area with respect to r with respect to radius r when number 1 r equals to 3 centimeter and number b r equals to 4 centimeter। ओके, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, कोई भी हल कर पाओगे। इसका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए बोला गया है
त्रिभुज सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल का ना। देखो सर्किल है उसका, एक मिनट थोड़ा मिसिंग हो गया, एरिया ऑफ ए सर्किल, इसमें लिखो एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस r when r equals to 3 सेंटीमीटर एंड r equals to 4 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन है, तो रेट ऑफ चेंज किसका हल करना है, वृत्त सर्किल का एरिया का। ओके, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। आसान क्वेश्चन है एकदम। कब है, r इक्वल्स टू एक बार 3 सेंटीमीटर है और एक बार 4 सेंटीमीटर है। बनाओ, देखो we know that area of circle कितना है, we know that area of सर्किल ए मान लेते हैं हम लोग, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके 8 पाई। ओके गुड, देखते हैं इतना आंसर होगा कि नहीं होगा सत्य। तो क्या करना है आगे, किसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज करना है, हल करना है आर के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो इसको डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आर के। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to r we have क्या होगा, dA बाई dr बराबर 2 पाई r हो गया। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर ए के लिए, when r equals to 3 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज एरिया का कितना होगा, r का मान रख देंगे जस्ट इसमें dr बाई dA बाई dr, इसमें r का मान रख देंगे, r का मान 3 रखेंगे तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होता है एरिया का, ये हो गया। ओके नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर बी। बी में है r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इसी में इसी जगह में r के जगह 4 रख देंगे, 4 रखेंगे तो 4 इंटू 2 पाई दैट इज 8 पाई। जब r का मान 4 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा एरिया का, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, 8 पाई सॉरी। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लो। बी में when r equals to 4 सेंटीमीटर dA by dr this equals to 2 pi into 4 सेंटीमीटर स्क्वायर that is 8 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, दो आंसर होगा सत्य, एक 6 पाई होगा, दूसरा 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे अभी। हो गया सब लोगों का, कंप्लीट हो गया। यस सर। ना स्कूल से कहाँ भेजे थे यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो कोई एक क्यूब है, घना है, उसका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing is increasing
at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area? How fast is the surface area increasing when length of the rate of an edge is 12 centimeter. हो गया? क्वेश्चन को लिखो जल्दी से। लास्ट दिन है ना, देखो इसमें क्या है, एक घन है, उसका वॉल्यूम कितना है, किस रेट में इंक्रीज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसका। जो रेट है इंक्रीजिंग हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष। तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, उसका जो सरफेस एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज किस इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग होगा जब लेंथ ऑफ एज कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो कोई भी क्यूब है, उसका क्या है, लेंथ ऑफ एक्स हो गया, ए भी एक्स है और ए भी एक्स है, ठीक है। एज जो है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है किसी भी क्यूब के लिए, किसी को पता है? घन का वॉल्यूम V इक्वल्स टू पूजा क्यूब एक्स क्यूब, एक्स क्यूब होता है ना। और सरफेस एरिया एस मान लेंगे तो सरफेस एरिया एस मान लेंगे तो एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। ये क्लास 7-8 में है, तो सरफेस एरिया 6x स्क्वायर और वॉल्यूम कितना है, एक्स क्यूब। इसका जो रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग जो हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है, किस हार में हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाल क्या करना है कि एस जो है इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, एस। तो लिखो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द एज, एक्स बी द लेंथ of the side, then and V and S be the volume and surface area। सरफेस एरिया वॉल्यूम को मान ले रहे एस और भी ऑफ क्यूब। देन एस इक्वल्स टू क्या होगा, v इक्वल्स टू है एक्स क्यूब एंड एस इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। एस इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। हो गया? अभी देखो रेट ऑफ चेंज जो वॉल्यूम का है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो v को क्या करेंगे,
t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, v को समय के सापेक्ष में डेरिवेटिव करना है। क्या होगा, v इक्वल्स टू एक्स क्यू, तो dv बाई dt, ओके, अतः dv बाई dt बराबर एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। इसमें देखो हम लोग के पास क्या है, dv बाई dt कितना है, 8 है ना, 8 है। इसको मान रखेंगे dv बाई dt का, हाल हो जाएगा dx बाई dt का मान। when dv बाई dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस साइड हो गया सबका, क्वेश्चन भी नोट कर लिए सब लोग। dv बाई dt इतना है, इसके बाद यहां से कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 8 बराबर 3x स्क्वायर dx बाई dt। नाउ इम्प्लाई dx बाई dt कितना हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे, 8 बाई 3x स्क्वायर, ओके। ये हो गया। आगे क्या करना है, इसके रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग रेट करना है एस का, सरफेस एरिया का। तो नाउ एस इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। वी हैव क्या होगा, ds बाई dt बराबर 6 इंटू 2x इंटू dx बाई dt हो गया, तो 12x dx dt। आगे देखो रेट ऑफ चेंज किसका हल करना है, सरफेस एरिया का, मतलब ds बाई dt हल करना है। कब हल करना है क्वेश्चन में, जब x इक्वल्स टू मेरा 12 सेंटीमीटर है, x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है, तो x का मान रखेंगे, और dx बाई dt का मान कितना मिला है हम लोगों को, ये वाला जो है, dx बाई dt का मान पहले रखेंगे, तो ds बाई dt बराबर 12x इंटू कितना है, 8 बाई 3x स्क्वायर। तो देखो कट रहा है, कटने के बाद जितना होगा ये 3 के साथ 32 बाई x, x के x कटेगा तो x हो गया, तो ds बाई dt बराबर कितना हो गया, 32 बाई x। आगे लिखना है when x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तब क्या होगा, ds बाई dt इक्वल्स टू 32 बाई 12, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको काट दो, कितना होगा देखो, लास्ट तक रिजल्ट कितना आएगा, 4 से कटेगा ना, 8 और ये 3, तो ds बाई dt इक्वल्स टू 8 बाई 3, कितना हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना हो रहा है, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, देखो 4 बनाते हैं।
कि छोटा भी है, लिखने में टाइम कम लगेगा। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्या हो रहा है? बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। is increasing at the rate 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when edge is 10 centimeter long? क्वेश्चन में क्या है? इसका जो है एज ऑफ वेरिएबल ऑफ ए क्यूब घना है कोई, उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? जो एज है, एज के रेस्पेक्ट में, दैट इज dx by dt। मान लेंगे जो लेंथ ऑफ एज है x, देन dx by dt इक्वल्स टू कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एजेस कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी क्या करना? हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है? क्यूब का वॉल्यूम का, मतलब v इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो है dv बाई dt करना है। तब एज कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ जो साइड है, वॉल्यूम का जो साइड है उसका लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, तब उसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज किस इंक्रीजिंग हो रहा है, किस दर पर, वो देखना है। तो लेट सिमिलरली वही मान लेंगे x बी द लेंथ ऑफ द साइड देन v इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना होगा? x क्यूब। ओके, एंड dx बाई dt गिवन है कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। इसको डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। t we have dv by dt कितना होगा? 3x स्क्वायर इंटू एक्स को t के v को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसीलिए चेन रूल से x को भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो 3x स्क्वायर dx बाई dt, dx बाई dt मतलब लेंथ ऑफ एज जो है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। तो उसी मान को रखेंगे। dv बाई dt को कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर इंटू 3 मतलब 9x स्क्वायर हो गया। आगे क्या करना है? when रेट ऑफ चेंज किसका है? वॉल्यूम का कैलकुलेट हल करना है हम लोग को। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हल करना है तो dv बाई dt हल करेंगे। तो x का मान कितना है तब? 12 है। तो when x इक्वल्स टू
12 सेंटीमीटर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब dv by dt इक्वल्स टू 9 इंटू 12 का होल स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसको आगे हाल कर लेना है, गुना कर लेना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। हाँ, उसके साथ गुना करेंगे किसको? 9 को। 9 गुना करो, जितना होगा आंसर उतना ही होगा। ओके, कंप्लीट कर लो अपने से। नेक्स्ट देखो, हो गया? देखो, अभी यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। जो एक्सरसाइज आपने घर पर करना है, होमवर्क है, तो होमवर्क लिखो। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 8, 9 और 17 एकदम एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 11 ये होमवर्क है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है घर पर बाकी, क्योंकि आगे छुट्टी भी है, दशहरे का छुट्टी है, उसमें आनंद करो और क्वेश्चन भी सॉल्व करो घर पर, है ना। यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल शुरू करेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वो सब जो है वो सब। चलो, थैंक यू सबको। Thank you, sir.